हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका यूके एजुकेशन यूनिवर्स यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों आज लैब असिस्टेंट का एग्ज़ाम आप सभी लोगों ने दिया होगा और जिन अभ्यर्थियों ने हमारा लैब असिस्टेंट का एग्ज़ाम दिया हुआ है, उम्मीद करते हैं कि दूसरी पाली में भी अधिकतर जो अभ्यर्थी हैं उनका एग्ज़ाम अच्छा हो। पहली पाली का जो एग्ज़ाम है उसकी जो आंसर की है दोस्तों, उसके अगर एनालिटिक हम लोगों ने जो करा है, अगर बात करेंगे उस आंसर की तो आप लोग देखिएगा। आज हम एक जो आप लोगों ने सामान्य अध्ययन का पहला पेपर दिया था उसकी आंसर की लेकर आ रहे हैं। मेरे पास सेट ए है, आप लोग अपने सेट के अनुसार आप मिलाते रहिएगा। थोड़ा सा लेट हो गए हैं आंसर की लाने में, लेकिन प्रयास रहा है कि अधिकतम जो क्वेश्चन हैं उन सभी क्वेश्चनों को अटैम्प्ट करा जाए। तो देखिएगा दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा हर्षवर्धन का समकालीन चालुक्य राजा था। अब देखिएगा, अगर आप लोगों ने इससे पहले देखा होगा तो ये क्वेश्चन आया हुआ है कि हर्षवर्धन के जो समकालीन चालुक्य राजा है वो कौन था। तो दोस्तों ये हमारा पुलकेशन द्वितीय था, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को डोलापाल की आंदोलन का सूत्रधार माना जाता है। तो दोस्तों जयानंद भारती को माना जाता है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर था। निम्नलिखित में से मेमोर्स ऑफ धीराज कुमाऊं 1911 से 1945 पुस्तक के लेखक कौन है। तो दोस्तों आर विलियम्स इसका सही आंसर था। निम्नांकित में से कौन प्राचीन उत्तराखंड में प्रचलित माप और तोल की इकाई नहीं है। तो दोस्तों माणा, थापा और नाली तो था, लेकिन इसमें हमारा छपेली नहीं था। अब फिर बात करेंगे निम्नलिखित में से किस स्थान को धनुष तीर्थ के नाम से भी जाना जाता है। तो दोस्तों हमारा जो टिहरी है, टिहरी को हमारा धनुष तीर्थ के नाम से भी जाना जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा अधिकारी कत्यूरी प्रशासन में भू अभिलेखों के रखरखाव के लिए उत्तरदायी था। तो दोस्तों इसमें हमारा जो क्षेत्रपाल होता था, ये हमारा कत्यूरी प्रशासन में जो भू अभिलेख है उनके रखरखाव के लिए उत्तरदायी होता था। ऑप्शन नंबर जो बी है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखिएगा, बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। निम्नलिखित में कौन गढ़केसरी के नाम से प्रसिद्ध है। तो दोस्तों गढ़केसरी के नाम से अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा को जाना जाता है। टिहरी रियासत का कुख्यात तिलाड़ी कांड निम्नांकित में से किस नदी तट पर हुआ था। तो दोस्तों जो हमारा तिलाड़ी नदी कांड है ये हमारा भागीरथी नदी पर हुआ था। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। किस वर्ष में कुमाऊं परिषद की स्थापना हुई थी। तो दोस्तों 1916 में कुमाऊं परिषद की स्थापना होती है। उत्तराखंड क्रांति दल यूकेडी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। तो दोस्तों यूकेडी के प्रथम जो अध्यक्ष थे वो देवीदत्त पंत थे, यानी कि डीडी पंत थे। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। चनौदा अल्मोड़ा में गांधी आश्रम की स्थापना में निम्नांकित में से किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो दोस्तों चनौदा आश्रम की अगर बात करेंगे तो शांतिलाल त्रिवेदी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर माना जाएगा। फिर देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन नंदा के जागर पुस्तक के लेखिका हैं। तो दोस्तों नंदा के जागर की लेखिका की अगर बात करें तो बसंती बिष्ट इसका आंसर होना चाहिए अभी तक के लिए। लेकिन अगर कोई दूसरा इसका अगर आंसर आता है तो फिर अलग बात है, यानी कि अभी तक का इसको ए ही इसको, यानी कि नंदा के जो जागर हैं उसको बसंती बिष्ट के द्वारा ही लिखी गई थी, इतना आप लोग मान के चलिएगा। चौफला एक प्रकार का है। तो दोस्तों चौफला एक प्रकार का हमारा नृत्य देखने को मिलता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन एक नृत्य का रूप नहीं है। तो दोस्तों झोड़ा, चांचरी, बिणाई और थड़िया पूछा है। बिणाई जो है दोस्तों ये हमारा एक वाद्य यंत्र के अंतर्गत आता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। वर्ष 1968 में दिल्ली में पर्वतीय कला केंद्र की स्थापना किसने करी थी। तो दोस्तों दिल्ली में पर्वतीय कला केंद्र की स्थापना हमारे मोहन उप्रेती के द्वारा करी जाती है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। बाजूबंद किस प्रकार का लोकगीत है। तो दोस्तों बाजूबंद जो है हमारा ये प्रणय गीत है, यानी कि विषाद या फिर दुख भरा हम कह सकते हैं। तो जो हमारा बाजूबंद है तो उससे प्रणय गीत होगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अखिल भारतीय किसान सभा का प्रथम अधिवेशन किस स्थान पर आयोजित हुआ था। तो दोस्तों ये लखनऊ में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। फिर देखिएगा, प्रसिद्ध थल मेला निम्नांकित में से किस स्थान पर आयोजित किया जाता है। तो दोस्तों जो हमारा थल मेला है ये हमारा पिथौरागढ़ जनपद के थल में करा जाता है, यानी कि पिथौरागढ़ जनपद में हमारा थल जो क्षेत्र है वो आता है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल आकार हिमनद की स्थलाकृति नहीं है। तो दोस्तों थोड़ा सा डाउटेबल क्वेश्चन है, इसको हम लोग बाद में देख लेंगे। निम्नलिखित में से सही युग्म का पहचान कीजिए, ये भी हमारा अभी डाउटेबल है तो इसको भी हम बाद में ही करेंगे। फिर देखिएगा निम्नलिखित में से कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती है। तो दोस्तों जो नर्मदा नदी है हमारी ये डेल्टा नहीं बनाती है। दक्कन लावा का प्रवाह महाकल्प के अंत में हुआ है। तो दोस्तों कौन से इसमें हम मेसोजोइक में मानते हैं। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। फिर देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन उत्तर से दक्षिण की दिशा में व्यवस्थित है। अच्छा दोस्तों उत्तर से दक्षिण की अगर दिशा में अगर बात करेंगे तो थाल घाट है, फिर भोर घाट आता है, फिर हमारा पाल घाट आता है। अगर इस अकॉर्डिंग देखें तो ऑप्शन नंबर जो ए है इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत एवं पाकिस्तान के मध्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा का नाम क्या है। तो दोस्तों ये हमारी रेड क्लिप रेखा हो जाएगी। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। जनगणना 2011 के अनुसार निम्न में से किस राज्य में साक्षरता दर न्यूनतम है। तो दोस्तों बिहार की जो साक्षरता दर है वो न्यूनतम थी। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। जनगणना 2011 के अनुसार
निम्न राज्यों में सर्वाधिक जनघनत्व वाला राज्य हमारा उत्तर प्रदेश हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर माना जाएगा। फिर देखिएगा कुंभ मेला कहाँ लगता है, तो दोस्तों कुंभ मेला कहाँ कहाँ लगता है हमारा, तो हरिद्वार में लगता है, प्रयागराज में लगता है, नासिक में और उज्जैन में लगता है। तो ऑप्शन नंबर जो बी है ये इसका राइट आंसर होगा। फिर देखिएगा भौगोलिक क्षेत्रफल के आधार पर बढ़ते हुए क्रम में भारत के 4 सबसे बड़े राज्य कौन से हैं, तो दोस्तों सबसे पहले तो हमारा राजस्थान आता है, उसके बाद मध्य प्रदेश आता है, उसके बाद महाराष्ट्र, फिर उत्तर प्रदेश आता है। तो ऑप्शन नंबर जो सी है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 29 की, तो दोस्तों देखिएगा अगर हम बात करें तो इसको अगर एक ही ऑप्शन से भी अगर आप लोग करते तो आपका इसमें काम बन जाना था। अगर लड़ी धुरा अगर किसी को याद था चंपावत, तो चौथे का सी, वैसे ही पता चल जा रहा है कि ऑप्शन नंबर जो सी है ये इसका राइट आंसर होने वाला है। फिर देखिएगा निम्न में से कौन सा एक सही युग्म सुमेलित नहीं है। अब देखिएगा गोविंद राष्ट्रीय उद्यान ये उत्तरकाशी में है, अस्कोट वन्यजीव विहार हमारा पिथौरागढ़ में पड़ता है, सोना नदी वन्यजीव विहार हमारा अल्मोड़ा में नहीं पड़ता, ये हमारा पौड़ी गढ़वाल में पड़ता है। यानी कि ऑप्शन नंबर जो सी है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। सुंदरडुंगा हिमनद में स्थित है। अच्छा दोस्तों सुंदरडुंगा हिमनद जो है ये हमारा बागेश्वर जनपद में पड़ता है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा बेनीताल चमोली, खुरपाताल नैनीताल, मासाताल टिहरी और बासुकी ताल पौड़ी गढ़वाल। तो दोस्तों जो बासुकी ताल हमारा पौड़ी गढ़वाल है ये इसका राइट आंसर होगा, यानी कि ये इसमें सम्मिलित नहीं है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड में महिलाओं की साक्षरता दर कितनी है, तो दोस्तों ये 70.01 इसका सही रेशियो रहेगा, यानी कि ऑप्शन नंबर जो सी है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखिएगा जनगणना 2011 के अनुसार उत्तराखंड के किस जनपद में सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत है। तो अगर देखें तो इसमें आप लोगों के पास ऑप्शंस थे अल्मोड़ा, उत्तरकाशी, बागेश्वर और हरिद्वार। तो हरिद्वार इसका राइट आंसर देखने को मिलेगा। फिर देखेंगे उत्तराखंड के किन 2 जिलों में जनगणना 2011 के अनुसार ऋणात्मक वृद्धि दर रही थी। तो दोस्तों ये हमारे अल्मोड़ा और पौड़ी गढ़वाल में रही थी। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। निम्न में से किस जनपद में भारतीय पेट्रोलियम संस्थान है, तो दोस्तों भारतीय पेट्रोलियम संस्थान आप लोगों ने देखा होगा ये हमारा कहाँ पर है, देहरादून में है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मनेरी भाली बांध परियोजना किस नदी पर बनी हुई है, तो दोस्तों ये हमारी भागीरथी नदी पर बनी हुई है। उत्तराखंड में अंडूड़ी उत्सव या फिर मक्खन त्योहार का मनाया जाता है, तो दोस्तों ये हमारा दयारा बुग्याल उत्तरकाशी में मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब फिर देखिएगा प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना में यदि दूसरी संतान बालिका हो तो लाभार्थी को कितनी धनराशि मिलती है, तो दोस्तों अगर जो माँ होगी माँ को 5,000 रुपये मिलती है, लेकिन जो हमारी संतान उत्पत्ति होती है जो बालिका की होती है उसके लिए हमारे 6,000 रुपये दिए जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य निम्नलिखित में से कौन सा है, तो दोस्तों उत्तराखंड इसका सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखिएगा भौगोलिक क्षेत्रफल के आधार पर उत्तराखंड का सबसे छोटा जनपद कौन सा है, तो दोस्तों ये हमारा कौन सा हो जाएगा, चंपावत हो जाएगा। बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, राज्य पशु कस्तूरी मृग आप लोगों ने सबको पता होगा। अगर दूसरा राज्य पक्षी देखें तो मोनाल, आप लोगों ने ये भी ठीक है। राज्य पक्षी ब्रह्मकमल और हमारा राज्य वृक्ष बुरांस हो गया। तो इसके अकॉर्डिंग अगर देखें तो ऑप्शन नंबर जो बी है इसका राइट आंसर हो रहा था। निम्न में से कौन सा जनपद उत्तर प्रदेश की सीमा को साझा नहीं करता है। अच्छा उधम सिंह नगर हमारा करता है, हरिद्वार भी करता है, देहरादून भी करता है, लेकिन जो टिहरी गढ़वाल है ये हमारा नहीं करता। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखिएगा जनपदों को भौगोलिक क्षेत्रफल के आधार पर अवरोही क्रम में किया गया है, सही विकल्प को चुनें। अब दोस्तों अवरोही क्रम देखिएगा, अवरोही क्रम कहने का मतलब है कि घटता हुआ क्रम। तो देखिएगा अगर देखें तो सबसे पहले हमारा चमोली आएगा, उत्तरकाशी, उसके बाद पिथौरागढ़, पिथौरागढ़ के बाद हमारा पौड़ी, यानी कि ऑप्शन नंबर जो ए है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी नदियां उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के मध्य सीमा का निर्धारण करती हैं, तो दोस्तों टूंस और यमुना नदी करती हैं। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। सिंधु नदी की पहली बड़ी सहायक नदी का नाम क्या है, तो दोस्तों इसमें जास्कर, धार, शोक और गलगित ऑप्शन दिए गए थे। ये थोड़ा सा कन्फ्यूजन वाला क्वेश्चन था, फिर भी देख लीजिएगा इसको, इसमें क्या आयोग की तरफ से आंसर आता है। धौली गंगा, नंदाकिनी एवं मंदाकिनी किस नदी की सहायक नदियां हैं, तो दोस्तों ये हमारे किसकी है, धौली गंगा होगी, नंदाकिनी, मंदाकिनी ये सारी हमारी अलकनंदा की सहायक नदी हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। वर्ष 2000 की वन स्थिति रिपोर्ट के अनुसार निम्नलिखित जनपदों में से किसका वन आवरण कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का सर्वाधिक प्रतिशत में है, तो दोस्तों ये हमारा देहरादून होना चाहिए। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। फिर देखिएगा निम्नलिखित में से सही अनुच्छेद को पहचाने जिसके अंतर्गत उच्च न्यायालय को अधीनस्थ न्यायालयों की निगरानी का अधिकार प्राप्त है, तो दोस्तों ये हमारा अनुच्छेद 217 इसका सही आंसर होना चाहिए, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 के का पंचायतों के प्रावधान से संबंधित है। दोस्तों पंचायतों के निर्वाचन से संबंधित ही शक्तियाँ इसमें देखने को मिलती हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर जो डी है दोस्तों ये लगभग इससे संबंधित था। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग यानी कि NCPCR या फिर CPCR अधिनियम 2005 के तहत
आयु वर्ग के व्यक्तियों को या फिर को परिभाषित करा गया? तो दोस्तों इसमें 0 से 18 वर्ग के जो अभ्यर्थी हैं उनको किया गया था, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर था। अगर बात करेंगे हम नेक्स्ट की, तो देखिएगा राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो दोस्तों जो हमारी राष्ट्रीय महिला आयोग है, अगर इसकी स्थापना के बाद में बात करूं तो 1992 में इसकी स्थापना होती है। अनुच्छेद 106 सांसदों के वेतन भत्ते इसमें देखने को मिलते हैं। अनुच्छेद 110 में धन विधेयक की परिभाषा भी देखने को मिलती है। अनुच्छेद 102 में संसदों की सदस्यता एवं अनर्हताएं यानी कि योग्यताएं इसमें देखने को मिलती हैं। और अगर बात करें तो अनुच्छेद 118 में विनियोग विधेयक यानी कि जो संसद की जो दोस्तों योग्यता देखने को मिलती है, तो संबंधी अनर्हताएं की बातें इसमें करी गई है, यानी कि अगर अगर इसका सही आंसर होगा तो ऑप्शन नंबर सी होगा, नहीं तो ये लगभग सभी ही इसमें ठीक देखने को मिल रही थी। फिर देखिएगा निम्न युग्मों में कौन सा युग्म संविधान की अनुसूची विषय संबंधित नहीं है? तो दोस्तों देखिएगा तीसरी अनुसूची में हमारे शपथ का प्रज्ञान है इसमें देखने को मिलता है। 8वीं में भाषाएं देखने को मिलती है। 9वीं में हमारी सीटों का आवंटन नहीं देखने को मिलता है। तो ऑप्शन नंबर जो सी है ये इसका राइट आंसर होगा। भूमि संबंधी हमारा 9वीं अनुसूची होता है। फिर देखिएगा स्वतंत्र भारत की संविधान सभा के स्थायी सभापति कौन थे? अच्छा दोस्तों जो स्वतंत्र भारत की जो संविधान सभा थी उसके जो स्थायी अध्यक्ष थे वो कौन थे, आप लोगों के लिए क्वेश्चन है। अगर इसके राइट आंसर की बात करें तो दोस्तों राजेंद्र प्रसाद इसका राइट आंसर होगा। फिर देखिएगा पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों 24 अप्रैल को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। निम्न में से कौन सी जनजाति उत्तराखंड में नहीं पाई जाती है? जौनसारी थारू राज्य पाई जाती है लेकिन गौड़ हमारी नहीं पाई जाती। ऑप्शन नंबर जो डी है ये इसका राइट आंसर होगा। फिर देखिएगा बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, भारत के किस संविधान संशोधन के तहत केंद्रीय मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री के साथ कुल मंत्रियों की संख्या लोकसभा के कुल सदस्यों की संख्या के 15% से ज़्यादा नहीं हो सकती है, ये कहा गया था? तो दोस्तों ये हमारे 91वां संविधान संशोधन 2003 में कहा गया था। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में से किस राज्य में मैती समुदाय के लोग नहीं रहते हैं? तो दोस्तों ये असम में रहते हैं, मेघालय में, मणिपुर में रहते हैं, नागालैंड में रहते हैं, लेकिन सिक्किम में नहीं रहते हैं। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। फिर देखिएगा निम्नलिखित में से कौन सा कथन हिंद प्रशांत इंडो पैसिफिक क्षेत्र के बारे में गलत है? तो दोस्तों ये क्वेश्चन हमारा पेंडिंग है, इसको बाद में देखेंगे। 22 फरवरी 2023 को भारत के शिकागो अधिवेशन अनुमोदन किया जिसका संबंध है? तो दोस्तों ये जहाँ तक है अनाज एवं कृषि उत्पादन से हो सकता है। ऑप्शन नंबर 20 का होगा, लेकिन मैं इसमें श्योर नहीं हूँ, आप लोग देख लीजिएगा। किस देश के तट पर नौसेना अभ्यास मालाबार 2023 के 27वें संस्करण का आयोजन किया गया? तो दोस्तों ये सिडनी ऑस्ट्रेलिया में करा गया था। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। फिर देखिएगा किस देश के राष्ट्रपति ने भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को द ग्रेट क्रॉस ऑफ द ऑनर से सम्मानित किया गया था? तो दोस्तों ये हमारे ग्रीस के राष्ट्रपति के द्वारा प्रधानमंत्री मोदी जी को इसमें सम्मानित किया गया था। वह स्थान बताइए जहां विश्व का प्रथम अंतर्राष्ट्रीय शिखर वार्ता IRM 2023 में सेना का कृत्रिम एवं सुरक्षा प्रयोग का आयोजन किया गया था? दोस्तों ये हेग नीदरलैंड में कराया गया था, द हेग नीदरलैंड, यानी कि ऑप्शन नंबर जो सी है दोस्तों इसका राइट आंसर होगा। फिर देखिए निम्नलिखित में से कौन दिल्ली में G20 कि शिखर सम्मेलन 2023 के उपरांत इसका सदस्य नहीं था? तो दोस्तों इसमें हमारा कौन था? अफ्रीकन यूनियन नहीं था, जो अभी ऐड हो गया है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखिएगा राइट टू साइट सुनिश्चित करने के उद्देश्य से अंधापन नियंत्रण के लागू करने वाला राज्य कौन सा है? तो दोस्तों ये हमारा राजस्थान होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। किस राज्य में वार्षिक संतरा महोत्सव 2023 तीसरा संस्करण आयोजित किया गया? तो दोस्तों ये नागालैंड में किया गया था। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर होगा। किस भारतीय क्रिकेटर को ICC मेंस T20 क्रिकेट ऑफ द ईयर 2023 नवाजा गया? तो दोस्तों ये सूर्य कुमार यादव जी थे हमारे। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। वज्र प्रहार 2023 भारत अमेरिका संयुक्त सैन्य अभ्यास अभी हाल ही में कहाँ आयोजित हुआ था? तो दोस्तों ये हमारे मेघालय के आसपास वाले क्षेत्र में था, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर होगा। फिर देखेंगे अंतर्राष्ट्रीय एमी अवार्ड 2023 जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? दोस्तों ये बहुत तगड़ा क्वेश्चन था। एकता कपूर, करीना कपूर, जाह्नवी कपूर, सारे कपूर 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 से सभी लोग परेशान हो गए होंगे, लेकिन इसका अगर राइट आंसर देखें तो दोस्तों ये एकता कपूर था। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। फिर देखिएगा किस वर्ष दीनदयाल अंत्योदय राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन आरंभ हुआ? तो दोस्तों 2014 इसका राइट आंसर होना चाहिए। फिर देखेंगे तो मनोज सरकार को देवभूमि उत्तराखंड खेल रत्न से किस वर्ष के लिए सम्मानित किया गया? तो दोस्तों 2018-19 के लिए इनको सम्मानित किया गया था। नगर निगम के मनोनीत सदस्य को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों नगर निगम के जो मनोनीत सदस्य होता है उसके लिए, अगर नगर निगम का जो हमारा प्रत्यक्ष रूप से जिसको चुना जाता है उसको तो महापौर कहा जाता है। अब इसमें देखिएगा महापौर इसके आंसर में आता है या फिर इसमें एल्डरमैन आता है, इसको आप लोगों ने देखना पड़ेगा बाद में। अगर फिर बात करें रीजनिंग की तो देखिएगा रीना की उम्र सुनीता की से 2 गुनी है। 3 साल से पहले उस सुनीता की उम्र के 3 गुना थी। अब रीना की उम्र कितनी है? तो दोस्तों अगर ये जो क्वेश्चन था हमारा
अगर इसके राइट आंसर की मैं बात करूं तो दोस्तों 12 इसका आंसर होना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर देखने को मिल रहा था। वहीं अगर देखें निम्नलिखित में से निम्नलिखित श्रृंखला में कौन सा पद गलत है, तो दोस्तों इसमें हमारा 18 इसमें गलत निकल रहा था। यदि किसी कूट भाषा में रेड को हमारा 6720 लिखा जाता है तो उसी ट्री में हमारा जो ग्रीन है उसको क्या लिखा जाएगा, ये हमारे सामने क्वेश्चन था। अगर इसके राइट आंसर की बात करूँ तो दोस्तों बी इसका राइट आंसर आ रहा था। 77 की अगर हम बात करें तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। फिर देखिएगा 78 की अगर मैं बात करूँ तो इसमें अगर देखेंगे तो दोस्तों 78 में हमारे ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर था। फिर देखिएगा यदि ई को 5 लिखता है और एल को 12 लिखता है तो बी को कितना लिखेगा, तो एक हिसाब से हम इसको 28 भी लिख सकते हैं, और अगर उस हिसाब से देखें तो इसको 4 से डिवाइड करने पर हम 7 भी लिख सकते हैं। तो जहाँ तक है मुझे तो इसका 28 लगता है, आप लोग देख लीजिएगा। और यदि पंचभुज के कोण वाला जो क्वेश्चन था इसमें 145 डिग्री निकल रहा था। फिर देखिएगा प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा, तो दोस्तों पहले तो देखिएगा जे और एच है, तो जे हमारा 10वें नंबर का आता है, एच हमारा कितने में आता है 8वें में आता है, तो 10/64 इसका आंसर होना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। फिर देखिएगा श्रेणी में अगला पद कौन सा होगा, तो दोस्तों अगर अगले पद की बात करें तो हमारा 64.6 इसका राइट आंसर आना चाहिए। अगर 83 की अगर हम बात करें तो दोस्तों ये निकला नहीं था, तो मैंने इसको छोड़ दिया है। किस शहर में राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम है, तो दोस्तों ये राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम हमारा नई टिहरी में हो गया। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। फिर देखिएगा मादा युग्मक बिना निषेचन के नए जीव के निर्माण के लिए विकसित होता है उसे कहते हैं, तो दोस्तों ये हमारा अनिषेक जनन हो गया। निम्न में से किस प्राणी की आंखों में पैक्टिन होता है, तो दोस्तों ये पक्षी की आंखों में पैक्टिन हमारे देखने को मिलती है। निम्न में से कौन अंडे देता है तथा बच्चों को प्रत्यक्ष जन्म नहीं देता, तो दोस्तों ये क्वेश्चन थोड़ा सा कन्फ्यूजन था, तो ये मैंने नहीं बताया है इसमें। निम्नलिखित में से कौन सी धातु को मिट्टी तेल के बर्तन में नहीं रखा जाता है। अब दोस्तों देखिएगा मिट्टी तेल के बर्तन में नहीं रखा जाता कह रहा है, तो आप लोग देखिएगा लिथियम है, सोडियम है और पोटेशियम है, तो पोटेशियम, लिथियम और लेड। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर कन्फ्यूजन था, आप लोग इसको कमेंट जरूर कर दीजिएगा। शुष्क बर्फ का दोस्तों हमारा कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2 हो जाएगा। निम्न में से किसको पीट कर पतली चादरों के रूप में परिवर्तित किया जाता है, तो दोस्तों जिनको को हमारा करा जा सकता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। निम्नलिखित पदार्थ में अधिकतम विद्युत चालकता होती है, तो दोस्तों सिल्वर में होगी। ऑप्शन नंबर जो बी है यानी कि चांदी इसका राइट आंसर होगा। कंप्यूटर सिस्टम में तारों का वह समूह जो नियंत्रित तरीके से जानकारी ले जाता है उसे कहते हैं, तो दोस्तों इसको सिस्टम बस कहा जा सकता है वैसे एक हिसाब से, तो आप लोग देख लीजिएगा, मुझे तो सिस्टम बस इसका लगता है। विभिन्न माध्यमों या संचार द्वारा एकत्रित तथ्यों को का संग्रह कहलाता है, तो दोस्तों इसको हम या तो प्रोसेस कह सकते हैं या फिर प्रबंधन, दो ही इसके ऑप्शन बनते हैं। थोड़ा सा एक क्वेश्चन अटपटा लग रहा था। निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का आधिकारिक इतिहासकार था, तो दोस्तों वी पट्टाभी सितार मैया को हमारा कहा जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा, पट्टाभी सितार मैया को। इब्न बतूता ने अपनी यात्रा वृत्तांत रेहला किस भाषा में लिखा था, तो दोस्तों ये अरबी भाषा में लिखा था। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में से किस घटनाक्रम के कारण रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी उपाधि नाइटहुड का त्याग किया था, दोस्तों 1919 में जो हमारी जलियांवाला बाग हत्याकांड हुई थी इसके तहत ही उन्होंने अपने नाइटहुड की जो उपाधि थी उसको त्याग दिया गया था। फिर देखिएगा निम्नलिखित में से कौन कन्नौज के लिए हुए त्रिपक्षीय संघर्ष का हिस्सा नहीं था, तो दोस्तों जो हमारे चोल थे ये त्रिपक्षीय हिस्से का नहीं थे। निम्नलिखित में से किसने हम्पी की खोज करी, तो दोस्तों हमारे कालिन मैकेंजी के द्वारा हम्पी की खोज करी गई थी। ऑप्शन नंबर जो ए है इसका राइट आंसर होगा। फिर देखिएगा क्वेश्चन नंबर 99 जो हमारा है इसमें अगर बात करेंगे सही सुमेलित कह रहा है तो अल हिलाल 1909 जो कलकत्ता गजट था दोस्तों ये हमारा 1784 ये हमारा इसमें राइट आंसर देखने को मिला था। निम्नलिखित में से कौन सी रबी की फसल नहीं है, तो दोस्तों हमारे गेहूं, चना और सरसों तो रबी की फसल है, लेकिन जो धान है दोस्तों ये हमारी खरीफ की फसल है, इनके ऑप्शन नंबर जो ए है ये इसका राइट आंसर था। अगर दोस्तों मैं जीएस के अकॉर्डिंगली बात करूँ तो जो ये पेपर था ये अगर मैं बात करूँ तो मॉडरेट लेवल हम इसको कहेंगे, टफ नहीं था क्योंकि उत्तराखंड इसमें ईजी डाली हुई थी। बहुत ज़्यादा ईजी भी नहीं था, बहुत ज़्यादा टफ भी नहीं था, ये मॉडरेट लेवल था। इस अगर पेपर को देखते हुए बताएं तो 60 से 70 के बीच नॉर्मल सभी के मार्क्स इसमें रहने चाहिए। लगभग अधिकतर जो अभ्यर्थी हैं वो इसमें 75 से 80 के आसपास भी क्रॉस कर रहे होंगे, लेकिन जो मैं नॉर्मल एक अभ्यर्थी की बात कर रहा हूँ तो उसके लगभग 60 से 65 के आसपास के इसमें मार्क्स बनने चाहिए, तब जाके आपकी मेरिट वहाँ पर सही देखने को मिलेगी। अभी उसके बाद देखते हैं जो शाम को हमारा सेकंड शिफ्ट का जो पेपर है अगर वो हो जाएगा तो उसके बाद देखते हैं कि उसकी क्या मेरिट बनने वाली है, और आपकी जो दो सब्जेक्ट है, आपका जो जनरल पेपर है और आपका जो मेन पेपर है, उन दोनों को ही रिलेट करके आप लोगों की मेरिट उसमें भी बनने वाली है। तो अगर बेहतर होगा कि अगर आप लोग 70 से 75 नंबर का जनरल पेपर में लाते हैं, अगर 60 से 70 नंबर भी अगर आप लोग नॉर्मल अगर अपने जो सब्जेक्ट पेपर है अगर उसमें लाते हैं जनरल पेपर के बाद, तो कहीं ना कहीं आप लोगों का सिलेक्शन देखने को मिलेगा। तो दोस्तों यदि अगर आप लोगों को ये क्वेश्चन पेपर सॉल्विंग जो मैंने करा हुआ है अगर इसको देखने में अच्छा लगा हो, आपको
बेहतर अनुभव मिला हो तो आप लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ चैनल को ज़रूर शेयर करें, बाकी लाइक करें, कमेंट करें और बने रहिएगा यूके एजुकेशन यूनिवर्स यूट्यूब चैनल के साथ। धन्यवाद।